दीदी कहाँ थी तुम? Oh my God, Sach? You mean to say कबीर? Of course. Mama! अभी नहीं. दिया के बर्थडे पार्टी पर कबीर खुद उनसे बात करने वाला है. लेकिन मैंने तो उसे साफ-साफ कह दिया है कि मैं कुछ खाना वाना नहीं पकाने वाली. हाँ, और शादी के बाद मुझसे तो घर का काम नहीं होगा. मुझे कुक, क्लीनर, ड्राइवर सब मेरे सामने चाहिए. और ड्राइवर के साथ अगर थोड़ी बहुत गाड़ियां भी आ गई तो you know, I mean, Opel Astra, Mercedes, Pajero, etc. हाँ. क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, बस तुम्हारे बगैर रहने की आदत नहीं है ना. Stupid. तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे बगैर रह सकूंगी? और फिर मैं कोई दूसरे देश थोड़ी ना जा रही, यहीं पे तो हूँ. देख लेना, शादी के बाद भी सारा दिन यहीं पड़ी रहूंगी तुम लोगों के साथ. और अगर उसे ढूंढना है तो वो पीछे पीछे आएगा, मैं नहीं जाने वाली. ओए बादशाह की होया ओए की होया हेलो, कहाँ है तू? दीदी मैं ट्रैफिक जाम में फंसी हूँ. केक बन गया? जी हाँ मैडम, एक शानदार केक बन गया है. टेस्ट कैसा है? मुझे क्या पता, मैंने कहाँ चखा है. तो चख लो ना दीदी, साइड से थोड़ा सा ले लो. चख लो. जल्दी करो. इतनी जल्दी भी क्या है दीदी, जल्दी करो ना प्लीज. मैंने तो कमाल कर दिया नैना. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये केक मैंने बनाया है. आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? आप हमारी दीदी को जानती नहीं. वो जब भी दिल लगाकर कोई काम करती है ना, तो पूरी दुनिया में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता. थैंक यू. लेकिन एक राज की बात बताऊं नैना. हाँ, मेरे दिमाग में पागलों की तरह ख्याल घूम रहे थे कि मैं कबीर के घर में हूँ, उसके लिए खाना बना रही हूँ. Oh my God! दीदी सच? और मैं खुश थी नैना, मैं घर के अंदर खुश थी. I mean, can you believe it? दीदी मैं कबीर को बताऊंगी. नैना don't you dare, I'll kill you. एक मिनट ना, दरवाजे पर कोई है. दीदी दीदी मैं आ रही हूँ दीदी, मैं आ रही हूँ. देखिए, क्या आपके पास फोन है? फोन, मोबाइल फोन? कोई मेरी मदद करो प्लीज. Help me please. आपके पास फोन है? फोन है आपके पास? पुलिस को फोन करना, पुलिस को. प्लीज डोंट, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज. फोन है, पुलिस को फोन कीजिए, इमरजेंसी. मेरी दीदी को कोई बहुत मार रहा है. थैंकफुल मोरोजू, उन्हें कहिए कि फौरन आ जाए. थैंकफुल मोरोजू. Help me!
I've clarified everything with him, sir. Yes, sir. 2-3 दिन में रिपोर्ट तैयार करके मैं आपको रिसर्च मिस ओबरॉय, 2-3 दिन की बात है। सर ने आपको ऑडिटोरियम में बैठने के लिए बोला है। Okay, thank you. लज्जा शंकर पांडे, Good morning, sir. वैसे इस फील्ड से तुम्हारा इंटरेस्ट इतना जुड़ा कैसे? तुम क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो? सर, इंसान जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है या बहुत ज्यादा नफरत करता है, उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता है। आई हेट क्राइम एंड आई हेट क्रिमिनल्स। लज्जा शंकर के बारे में तुम कितना जानती हो? ज्यादा नहीं सर, लेकिन उसके बारे में जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उन्हें पढ़कर तो यही पता चलता है कि उसने आज तक बहुत से छोटे छोटे बच्चों को बहुत बेरहमी से मारा है, पर आजकल बम्बई की किसी जेल में है सर। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। पिछले दिनों किसी बीमारी के इलाज के लिए उसे जेजे हॉस्पिटल लाया गया था, जहां से वो कल 4 सुरक्षा कर्मियों को जख्मी करके फरार हो गया है। मुंबई की पुलिस को सीबीआई की मदद चाहिए। अब दिक्कत यह है कि लज्जा शंकर के बारे में एक भी सुराग पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो उसका कोई दोस्त है और ना टोली। सर, इसलिए मेरे कहने पर कमिटी ने सीबीआई की तरफ से तुम्हें मुंबई भेजने का फैसला किया है। वो कहां होगा, क्या करेगा, ये जानने के लिए तुम्हें एक दूसरे मुजरिम की मदद लेनी होगी। प्रोफेसर अमन वर्मा पुलिस वालों से बुरी तरह नफरत करता है, क्योंकि 3 साल पहले जब लज्जा शंकर ने मुंबई में आतंक फैला रखा था, तो पुलिस प्रोफेसर के पास मदद मांगने गई थी। प्रोफेसर ने अपनी जान पे खेल के लज्जा शंकर को पकड़वाया, और पुलिस ने बजाय उसका एहसान मानने के उसे डबल क्रॉस किया और धोखे से जेल में बंद कर दिया। हो सकता है वो तुम्हें भी पसंद ना करे। नो, इट्स नॉट सैड। देश की आमदनी का एक हिस्सा आप जैसे क्रिमिनल्स पे भी खर्च होता है। आम आदमी अपने खून पसीने की कमाई से जो टैक्स पे करता है ना, उसका एक हिस्सा जेल में बंद आप जैसे लोगों पे खर्च होता है। आप लोग कानून की रोटियां मुफ्त में नहीं तोड़ सकते, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। वेल सेड, वेरी वेल सेड। अच्छा बोल लेती हैं आप। मैं जानती हूँ कि आप कानून और पुलिस से नाराज हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप लज्जा शंकर को पकड़ने में हमारी मदद करते हैं, तो मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं होने दूंगी। सौदा करना चाहती हैं आप? यू वांट टू डू बिजनेस, गिव एंड टेक, लेन देन। क्या दे सकती हैं आप सौदे में? मेरे कहने पे आप अपने कपड़े उतार सकती हैं? हाँ जी। आहो जी, अच्छी तरह सुना मैंने क्या कहा तुम्हें। तुमसे मिलकर मुझे एक बात का यकीन हो गया प्रोफेसर, कि किताबों के काले अक्षर खोल के पी लेने से जानवर इंसान नहीं हो जाता। ज्ञान किताबों में लिखी बातों पे अमल करने से हासिल होता है, यूं किताबों का ढेर लगाने से नहीं। सुनो, घर जाके इंतजार करो, कोई ना कोई तुम्हारे पास आ जाएगा। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से, जाओ 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 यहाँ से, जाओ।
ये ले। हाँ, ये ले, ध्यान से जाना, कोई गलती होनी नहीं चाहिए। समझ गया ना तू? दानिश, 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 दानिश! आजकल गली भैया की चाय में दम ले रहा है। हाँ। क्यों भाग रहे हो भैया? दानिश! क्या हुआ इसको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। जनाब, वो मेरा छोटा भाई अभी इस तरफ गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। यहाँ तो कोई नहीं आया। मैंने तो उसे जाते हुए देखा था इस तरफ। हाँ भैया, आपने देखा होगा, पर देखा हम लोगों ने। कहाँ देखा? कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत का एक दिन मुअय्यन है, हर रूह को एक न एक दिन मौत आनी है। ये मौलाना उमर फरीदी की आवाज है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। देखिए जनाब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मौलाना फरीदी यहाँ पर नहीं रहते। ये तो उनका कैसेट है, जो अक्सर हम लोग उनकी गैर हाजिरी में लगाकर उनकी बयान की हुई चीजें सुनते हैं। देखिए जनाब, आप लोग शायद जानते नहीं, लेकिन मैं एक पुलिस अफसर हूँ। तो क्या करेगा? हाँ, डालेगा अंदर? तो क्या, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 मिनट मेरे साथ आइए प्लीज। देखिए, मेरी बीवी सारा खान थी। इस नाम को तो यकीनन सुना होगा ना। मरने से पहले आपके मौलाना फरीदी साहब से मिली थी। वो पिछले कई महीनों से अक्सर उनके पास आ जाया करती थी। देखो बरखुरदार, मौलाना फरीदी से बहुत से लोग यहाँ आते हैं मिलने के लिए। उनका आपकी बीवी की मौत से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? ताल्लुक तो है साहब, और मैं इस बात की तह तक पहुंचूंगा। अब हट जाइए मेरे रास्ते से। देखो मियाँ, ये मस्जिद है, पहलवानों का अखाड़ा नहीं। तो मेहरबानी करके इस पाक जगह का एहतराम करो। और सुनो, ज्यादा देर यहाँ पर रुकोगे तो तुम्हारे लिए खतरा बनेगा, समझे? कुछ पुलिस वाले से उज्जत कर रहे हो? हाँ, चल निकल। चल चल। ये जबरदस्ती आप लोगों को महंगी पड़ सकती है। आपके मौलाना फरीदी से मेरी मुलाकात होके रहेगी। चल चल। आप सिर्फ जाकर उन्हें इत्तला कर दीजिए। चल जा। अल्लाह हाफिज। कैसा लग रहा हूं मैं?
तुम्हारा मूड अभी ठीक नहीं है? नहीं, ठीक है। गुड गुड, चलो तो फिर शादी करते हैं। कब तक मैं इस रिंग को जेब में लेके घूमता फिरूंगा? किसी ने जेब काट ली तो टेंशन। हम लोग झगड़ा शादी की बात करेंगे, ठीक है? अर्जुन, पहले तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। हर रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आ जाता है अर्जुन, जब सच का सामने आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा होने वाला पति आखिर करता क्या है। You're right. You're right. हाँ जोया, सच बात है कि मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं, मैच फिक्सिंग का बिजनेस है। मैं क्रिकेट मैचेस फिक्स करता हूँ और इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इस काम में बहुत अच्छा हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे बैटिंग लीगल है और मेरे हिसाब से मैच फिक्सिंग को भी लीगल बना देना चाहिए और अबू इब्राहिम की एक्टिविटीज़ को भी लीगल बना देना चाहिए। सोया, अबू इब्राहिम के लिए मैं सिर्फ मैचेस फिक्स करता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में नेटवर्क सिर्फ उसका है। उसके बाकी धंधों में मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैच फिक्सिंग के पैसों से वो क्या करता है ये जानते हो तुम? हथियार बनाता है, बॉम्ब बनाता है। कितने लोगों की जानें जाती हैं अर्जुन। ज़रा सरकार को जो हम टैक्स पे करते हैं उससे भी तो सरकार बॉम्ब खरीदती है, तोप खरीदती है। तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अर्जुन कि क्या क्या? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अबू इब्राहिम मैच फिक्सिंग के पैसों से क्या करता है। बॉम्ब खरीदता है, तोप खरीदता है, वो उसकी प्रॉब्लम है। दुनिया में लोग मर रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ काम करता हूँ और उसके लिए मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, बस। For God's sake, अर्जुन। सोया, गॉड, भगवान कुछ नहीं करता, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है और मैं भी वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए और करता रहूंगा। ऐसा क्यों किया सोया?